तो बच्चों बंगाल, आज का बंगाल वो बंगाल नहीं था आज का वेस्ट बंगाल जैसा। पहले जो बंगाल था वो आज का वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का कुछ हिस्सा, बिहार का कुछ हिस्सा वो स्टेट का भी, और आज का जो बांग्लादेश है वो पूरा का पूरा, ये सभी मिलकर बनता था बंगाल। बंगाल काफी प्रोस्पेरिटी थी इसकी, काफी वेल्थ इसके पास, काफी अच्छी फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड थी। और लिटरेचर उसके बारे में तो हमें पता ही है, जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी जैसे हो, कैसा उनका संगीत है ना, आपने सुना होगा उनका संगीत, म्यूजिक उनका। तो इतना अच्छा एरिया, लेकिन ब्रिटिशर्स जो कि रूल करना चाहते थे, उन्होंने क्या देखा, इनको बांटो, डिवाइड एंड रूल। लेकिन क्या कहा लॉर्ड कर्जन ने कहा कि हम बंगाल को बांटने वाले हैं, उसको डिवाइड करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि इतने बड़े स्टेट पर रूल करना मुश्किल है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से इसको तोड़ना चाहते हैं। लेकिन बात थी हिंदू और मुस्लिम को बांटना। तो बंगाल, इसका ईस्टर्न पार्ट जहां पर मुस्लिम ज्यादा थे, तो वेस्टर्न पार्ट जहां पर हिंदू ज्यादा थे, पूरी इनकी जो आबादी थी वो थी इतनी 8 करोड़ उस टाइम में। ठीक है ना, बहुत बड़ा एरिया था। उसको दो पार्ट में बांटने की तैयारी हो गई, लेकिन इंडियंस नहीं चाहते थे कि ये बंट जाए। तो बच्चों इसके लिए एक पॉलिसी आई है, इसके लिए एक योजना आई, बंग भंग। बंग भंग, बंग यानी कि बंगाल, भंग यानी कि भंग करना, यानी कि उसको तोड़ना, उसको डिवाइड करना। ठीक है बच्चों, तो ये जो पॉलिसी आई थी 9 जुलाई 1905 को। ये हम इसको तोड़ने वाले हैं, तो अभी मूवमेंट हो गई थी, नहीं तोड़ना इसको, लोगों ने इस पर ऐतराज किया। 16 अक्टूबर 1905 को तोड़ दिया गया। मुस्लिम जो एरिया उसमें ढाका, चटगांव ये सब आ गए, और वेस्ट में कैलकाटा ये सब आ गए। ठीक है, और जो इसका जो विरोध हुआ था वो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था, जब कलकत्ता के टाउन हॉल में लोग इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने इसको पूरा इसका विरोध किया। 28 सितंबर 1905 में कलकत्ता के जो मंदिर था, काली घाट टेम्पल, वहां पर 50,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए और उसका पूरा विरोध किया। वहां पर के जो प्रीस्ट थे उन्होंने कहा कि सब देवताओं से पहले, सब गॉड से, सब डेविल से पहले अपनी मदरलैंड को पूजो, उसकी वर्शिप करो, उसकी सेवा करो आप। उसके बाद सभी जितने भी आपके नैरो डिसेंट्स हैं, आपकी नैरो थिंकिंग है, उसको साइड में रखो। सबसे पहले आप इंडियन हो, नेशनलिस्ट हो। आपकी अगर मदरलैंड ही नहीं बचेगी तो आप क्या करोगे? लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और इस डिवाइडेशन को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये डिवाइडेशन होकर ही रहा। इसके कारण जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने इस 16 अक्टूबर को, जिस दिन बंगाल को डिवाइड किया था, इसको उन्होंने राखी दिवस लाया। क्योंकि राखी राखी क्या है? प्यार का प्रतीक है, प्यार का सिंबल है, भाई बहनों के प्यार का। उसी तरह से ये जो बंगाल अब टूट गया था, इसको एक करने वाला काम था। लिटरेचर लिखे गए पूरे इसकी शान में, जैसे कि जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है, जो कि हमारे पूरे देश को यूनिफिकेशन करने में, उसको जोड़कर रखने का प्रतीक भी माना जाता है। अब बच्चों इसमें लोगों ने इतना रिवोल्ट किया कि जो ब्रिटिशर्स की चीजें थी उसको अपनाना खत्म कर दिया, जो बाहर की चीजों को अपनाना मना कर दिया। इतना मना कर दिया कि एग्जाम हो रहा था छोटे बच्चों का, तो बच्चों ने वो एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि जो आंसर शीट का पेज था, उसका पेपर था, वो फॉरेन से इंपोर्ट किया हुआ था, वहां से आयात किया हुआ था। अब बच्चों अपने बात करेंगे एक्सट्रीमिस्ट की बात, यानी कि गर्म दल। कांग्रेस था ना, उसमें दो पार्टीज थी, दो डिवाइडेशन थे, एक तो थे गर्म दल और एक नरम दल। यानी कि एक तो थे एक्सट्रीमिस्ट, एक थे मॉडलिस्ट। तो इनमें थोड़ा सा डिसेंट होने लगे 1905 से लेकर 1907 तक, जब बंगाल अलग हो गया था। क्यों हुए थे? क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गर्म लोग थे, वो चाह रहे थे कि ये जो बंगाल का मूवमेंट है, जो बंगाल को डिवाइड किया है, इस मूवमेंट को पूरे ऑल इंडिया में फैलाया जाए। लेकिन जो ठंडे लोग थे, जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, जो मॉडरेट थे, वो कह रहे थे नहीं भाई, यहीं पर रखना है। अब जो गर्म लोग थे वो तो थे कम, ठंडे ठंडे लोग थे ज्यादा, चली किनकी? ठंडे लोगों की। इसके कारण कांग्रेस में भी कुछ डिसएग्रीमेंट्स होने लगे। दादा भाई नेहरू जी जो थे, वो
उस टाइम में बनना चाहते थे चीफ, और इधर जो थे ठंडे तरफ से, और जो गर्म तरफ से यानी कि एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से जो बनना चाहते थे गंगाधर तिलक। ठीक है, लेकिन बन गए ठंडे तरफ से। इसके कारण क्या था कि जो मूवमेंट शुरू हो गए, और उसके बाद शुरू हुए मूवमेंट्स अपनी चीजों को अपनाने के, भी अपनी स्वदेशी अपनाओ, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। अब बच्चों क्या हुआ कि 1906 तक काफी ये होने लग गया कि जो बम्बई प्रेसिडेंसी है वहां पर भी गंगाधर आ गए। ठीक है ना, एस एम पंजय हुए, पंजाब में जयपाल, गंगाराम, आर्य समाज में चंद्रिका दत्त, मुंशी राम, जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से भी फेमस हुए, इन्होंने इनको लीड किया। मद्रास प्रेसिडेंसी में सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू और टी एम नायर जैसे कुछ लीडर्स थे, वो इनको लीड कर रहे थे। ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन, समझ रहे हैं इसका, भी अपने देश की, अपनी कंट्री की चीजें अपनाओ। क्यों? जैसे अपने कह रहे हैं ना आज चाइना की चीजों को बॉयकॉट करो, मीन इसका क्या है कि चाइना की चीजें अपने खरीदेंगे तो पैसा जाएगा उस देश में, वो अमीर हो गए, उनकी सेना हमें खत्म कर रही है, हमारी सेना को मार रही है, हमारी आर्मी को के साथ लड़ाई कर रही है, हमारे एरिया को ऑक्यूपाई कर रही है, तो बच्चों हमें उनकी कमर तोड़नी है तो उसकी इकोनॉमी पर अटैक करो। यही काम किया उस टाइम के इंडियन मूवमेंट्स ने। क्या किया उन्होंने कि उनकी कमर तोड़ने का काम किया, उनको पैसा देना बंद करो, पैसा जो उनकी मार्केट में जा रहा है उनके प्रोडक्ट को खरीदने से, यानी कि इंडिया की चीजें बनाओ, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। ओके बच्चों, तो बहुत से देशभक्ति के गीत भी गाए गए है ना पैट्रियार्कल। इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि अलीगढ़ कॉलेज के एक प्रोफेसर थे आचार्य आर्थबोल्ड, और उस टाइम के जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, उनके जो कोशिश से एक काम हुआ कि 36 मुस्लिम थे जो, वो आए 1 अक्टूबर 1906 से मिंटो को मिलने में। अब बच्चों इन्होंने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम को अलग करना शुरू किया, तो कांग्रेस से वो कुछ और लोगों के मुस्लिम से मिलकर एक नई पार्टी बना दी, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो बनी थी 30 दिसंबर 1906 में, इसको अंग्रेजों ने पूरा सपोर्ट किया, तो इन्होंने भी उसका बदला दिया। इन्होंने बंगाल के डिवाइडेशन को जस्टिफाई किया, उसको सही ठहराया। देखो बच्चों, अंग्रेज कितने चालबाज थे ना, भारतीयों को, इंडियंस को डिवाइड करने का कोई मौका नहीं छोड़ा अपने फायदे के लिए। आज भी उनके ये काम हमें देखने को मिल रहे हैं, आज भी कितनी नफरत है इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लेवल पर, है ना, इन्हीं के काम है। अब इसके बाद अपने बच्चों बात करेंगे कुछ नेशनल मूवमेंट्स की। नेशनल मूवमेंट्स जो कि 1907 से लेकर 1919 तक चले हैं। ओके बच्चों, बंगाल को डिवाइड कर दिया इन्होंने। अब इंडिया को अच्छा बनाना है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनानी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो कि इंडिया को एक्सप्लॉइट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो नागपुर का जो सेशन होना था, उसमें जो नागपुर था ना, वो एक जो एक्सट्रीमिस्ट थे उसका गढ़ था कि भाई वहां पर अगर आ जाए फिर देखो। ठीक है, दिसंबर 1907 में कांग्रेस जो था उसका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी सूरत में, और इसके जो चीफ को लेकर भी थोड़ी सी आ गई बात। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गर्म लोग थे, वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय बने, ठंडे लोग चाहते थे कि रासबिहारी बोस बने, तो वो ठंडे लोगों को चल गई, बन गए। और अगले जो कैलकाटा में सेशन हुआ उसमें तो इतनी बात बढ़ गई, तो लात मुंह से चल गई, कुश्तियां चल गई, कुश्तियां उठा उठा के फेंके जाने लगी, और फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ उनको तो एक जूता ब्याह कर लगा, पता नहीं किसने मारा था वो। वही काफी इससे स्थिति बिगड़ गई। अब इससे जो कांग्रेस थी वो दो पार्ट में चली गई, गरम दल और नरम दल, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, एक्सट्रीमिस्ट टीम और मॉडरेट टीम। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट टीम जिसकी तरफ थे बाल गंगाधर तिलक, इस तरह के लोग। ठंडी तरफ आपको मालूम है बच्चों। अब गंगाधर तिलक ने केसरी इस तरह के जैसे कुछ पेपर्स निकाले और लोगों को अवेयर करना शुरू किया। अब बाद में बच्चों लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए, विपिन चंद्र माल उन्होंने संन्यास ले लिया है,
और अरविंद चंद्र घोष ने वंदे मातरम शुरू किया और प्रचार किया, और 1910 में पौंडीचेरी चली गई और राजनीति को छोड़ दिया। और बचे इसके अलावा कौन? तिलक। तिलक उनको जेल हो गई, तो जेल में चले गए। अब तिलक की बात कर रहे हैं तो उनको कहते थे लोकमान्य। तिलक ने कभी अपने आप को गुलाम नहीं माना, कभी भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं माना। उन्होंने अपने आप को लोग उनको लोकमान्य कहने लगे, तो उसको इनका पूरा नाम हो गया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने माना कि जो इंडिपेंडेंसी है, जो कि स्वतंत्रता है, वो मेरा बर्थ राइट है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इसको मैं लेकर रहूंगा। ठीक है बच्चों, 23 जुलाई 1856 को ये जन्मे थे, महाराष्ट्र में जन्मे थे, एक ब्राह्मण फैमिली से थे ये। और बच्चों इनके जो पहले सर्विस की थी इन्होंने पेशवा के पास, और इन्होंने लॉ की डिग्री ली थी पूना की फर्ग्यूस यूनिवर्सिटी से। इसके बाद बच्चों इन्होंने 1893 में गणेश फेस्टिवल और 1896 में शिवाजी फेस्टिवल बनाया, ताकि इंडियंस के लोगों को जगाया जा सके, बताया जा सके कि कितने करेजियस बहादुर लोग इनके यहाँ पैदा हुए थे। 1896-70 में एक अंग्रेज, एक ब्रिटिश ऑफिसर जो थे, वो प्लेग का बहाना लेकर एक इंडियन के घर में जबरदस्ती जा रहे थे, उसका इन्होंने विरोध किया, उसके बारे में अपने अखबार में, अपने मैगजीन में छापा, और उनका नाम था कमीशन रैंड और लेफ्टिनेंट एक्सपर्ट, जो कि ऐसा कुछ कर रहे थे। अब जो तिलक था वो इस तरह के अखबारों में बातें छाप रहे थे, तो उन पर कुछ एलिगेशंस लगे लोगों को भड़काने के, यूथ को भड़काने के, उनको जेल में डाल दिया गया। 6 साल जेल में रहे थे बच्चों को। इसके बाद 1908 में जब 6 साल में गए तो उन्होंने कहा कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन शायद भगवान ने ऐसा ही लिखा है कि मैं अपना जीवन इतने दुखों में, इतने परेशानियों में गुजारूं। उन्होंने मांडले जेल में वो थे, और उन्होंने वहां पर गीता रहस्य यानी कि गीता सीक्रेट नाम की एक बुक लिखी, और उन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द आयरन्स नाम की भी एक बुक लिखी। जब वो वहां से बाहर आए तो उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ था 1916 में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, उसने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके बाद बच्चों जब वो 1920 में मर गए थे, वो खत्म हो गए थे, देहांत हो गया, तो उनकी जो अंत्येष्टि थी, उनका क्रेमेशन करने के लिए जो लोग जा रहे थे, उस रैली में 5 लाख लोग इकट्ठे हुए। सोच सकते हैं कि कितना लोग उनको पसंद कर रहे थे, बहुत अच्छे थे वो। जो उन पर ना एक मानहानि का मुकदमा भी दायर हुआ था कि उन्होंने किसी अंग्रेज को गलत बोला था, है ना, उनको ऐसा लग रहा था अंग्रेजों को। और जो इसी दौरान क्या हुआ कि मुजफ्फरपुर बम कांड भी हुआ, जिसमें कि एक किंग फोर्ड नाम के जो जज थे, उन्होंने किसी देशभक्त को सजा सुना दी थी, तो उसका बदला लिया गया, उसको मार दिया, उसकी पत्नी को मार दिया, और उसकी एक बच्ची को भी मार दिया गया। पत्नी थी उसकी श्रीमती केनेडी, मिसिस केनेडी। और इसके बाद बच्चों जो प्रफुल्ल चाकी थे, उन्होंने खुद को गोली मार ली, और 15 साल के जो खुदीराम बोस थे, उन्होंने भी अपने आप को फांसी लगा ली। अलीपुर में भी इस तरह के कुछ हुए, वहां पर भी वीरेंद्र घोष जैसे 34 लोग, तो उनको जेल में डाल दिया गया, और वीरेंद्र घोष थे, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि पूरी उम्र जेल में बिताने की सजा सुनाई गई। 1909 की अब बात करेंगे, 1909 का एक्ट। तो कहते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म। अब क्या था ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म? देखो बच्चों, दो लोग थे, तो एक तो उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, ठीक है, ये थे गवर्नर जनरल, और एक थे इंडिया के सेक्रेटरी, जो भारत सचिव जिसको कहते थे, जॉन मार्ले। इन्होंने मिलकर ये एक्ट बनाया था, इसलिए इसको मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं, या इस तरह के रिफॉर्म्स कहते हैं। तो बच्चों इनको क्या कहा कि जो सेंट्रल असेंबली थी, स्टेट असेंबली थी, उनको रिफॉर्म किया गया, और पहली बार जो इंडियंस थे या जो नॉन गवर्नमेंट लोग थे उनको भी शामिल किया गया,
ठीक है, ताकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। अगला बच्चों इसमें जो लोग थे, जो बजट हो रहा था, बजट में ये डिबेट कर सकते थे, वहां पर ये क्वेश्चंस पूछ सकते थे और क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते थे, यानी कि अगर एक क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दे दिया, उसमें भी एक क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन पूछ सकते थे। इस तरह के इन्होंने कानून बनाए जो पहले नहीं थे। इन्होंने जो कम्युनिटी के हिसाब से अलग अलग इलेक्शन भी करवाए, जैसे कि जिम्मेदारों का अलग, ब्राह्मणों का अलग, मुस्लिम का अलग, इस तरह से। इसके बाद बच्चों इन्होंने एक बंदे को, जो गवर्नर जनरल है उसकी एक कमेटी थी, उसमें एक इंडियन को लेना भी कबूल लिया, जिसमें सबसे पहले थे तो वहां पर जाने वाले S.P. सिन्हा, जो कि पहली बार गवर्नर जनरल की कमेटी में शामिल हुए थे। अगले बच्चों की उन्होंने वोटिंग शुरू करवाई। वोटिंग के लिए जो जो योग्यताएं हैं, जो चाहिए कि अब तो ना 18 साल का बंदा हो वो वोट डाल सकता है, पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी वोटिंग के लिए भी। लेकिन बच्चों ये ठीक नहीं लगा। इसके बाद बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और इंडिया के नेशनल मूवमेंट्स भी शुरू हो गए। बच्चों जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसमें इंग्लैंड भी एक पार्टी था, है ना। तो बच्चों इंडियंस ने क्या सोचा कि अब ये जो इनका पकड़ है इंग्लैंड की, वो इंडिया में कमजोर है और अब चाहे तो हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इस टाइम में सबसे पहले तो नेशनलिज्म खड़ा किया, ठीक है ना, लोग इकट्ठे आने शुरू हो गए थे, ठीक है ना, ताकि हम इस टाइम में इंडिया से हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, या हम अपना एक बेहतरीन कानून बना सकें, या हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बना सकें। तो बच्चों इसी में होम रूल मूवमेंट्स शुरू हुए। नाइनटीन 16 में भाई शुरू किसने किए थे? गंगाधर तिलक। और एनी बेसेंट में इनके साथ थी, क्योंकि 1914 में तो बाहर आ गए थे ना तिलक जेल से, शुरू कर दिए अपने काम, बाहर आते ही लग पड़े देश सेवा में। तो सबसे पहले पुणे में इंडियन होम रूल लीग थी, वो शुरू की 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने। उसके बाद जोसेफ बैप्टिस्टा वो इसके सबसे पहली बार चेयरमैन बने, एनी बेसेंट के साथ थी। इंडिया में जगह जगह पर इस तरह के होम रूल्स लीग्स बनाए गए, हर जगह पर अलग अलग लीडर थे। जहां पर खुद तिलक थे वहां पर लीड कर रहे थे तिलक अपने एरिया में, बाकी पूरी इंडिया की जो जिम्मेदारी थी वो थी एनी बेसेंट पर। ओके बच्चों, इनके सबसे खास काम थे कि जो पूरे पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनके बारे में लोगों को बताओ, उनकी डिबेट कराओ, उनके अच्छे और बुरे पक्षों को, एस्पेक्ट्स को बताओ, वहां पर स्पीच बनाओ, वहां पर समाज सेवा करो, इस तरह के काम। उन्होंने कुछ इस तरह के न्यूज़पेपर और मैगजीन भी बनाई, जैसे कि केसरी, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, इस तरह के न्यूज़पेपर बनाए जिससे होम रूल का प्रचार प्रसार हुआ। अब बात करेंगे बच्चों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, इनके फादर थे करमचंद गांधी, जो कि राजकोट में एक दीवान थे। अच्छे परिवार से थे, काफी प्रोस्पेरिटी थी इनके पास। ये इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, इंग्लैंड में इन्होंने लॉ की पढ़ाई की, इंडिया वापस आए। उस टाइम में एक गुजरात के ट्रेडर्स थे, एक बिजनेसमैन थे, उनका कुछ लफड़ा चल रहा था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका जो उस टाइम में इंग्लैंड की कॉलोनी था, तो ये साउथ अफ्रीका गए, वहां पर इन्होंने वहां पर काम किया, ठीक है ना। वहां पर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। उन्होंने देखा कि वहां के जो लोग हैं और अंग्रेजों के बीच तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर इन्होंने मूवमेंट चलाए और इक्वालिटी लाने की कोशिश की। आज भी वहां के लोग गांधी जी को बहुत याद करते हैं, बहुत इज्जत है उनकी गांधी जी की, क्योंकि उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया था। इस समय में बच्चों क्या था कि जो आईएनसी थी, आईएनसी इंडिया में कोई भी मूवमेंट नहीं चलाना चाहती थी, लेकिन तिलक चलाना चाहते थे, इसलिए इसकी स्थापना हुई थी। अब बच्चों उसके बाद वो आए इंडिया में आते ही उन्होंने 19 में इंडिया आए और 1960 में उन्होंने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम एस्टेब्लिश किया। इसके बाद शुरू हुए उनके सत्याग्रह। सत्याग्रह जो सबसे पहले शुरू हुआ था चंपारण। गांधी जी बच्चों उनकी एक आइडियोलॉजी थी कि वो काफी नॉन वायलेशन में विश्वास रखते थे। नॉन वायलेशन यानी कि अहिंसा,
क्यों? बच्चों उनका मानना था कि अगर हम कभी लड़ाई झगड़ा करके, हिंसा करके, वॉयलेशन करके आजादी ले भी लें, अपनी बात मनवा भी लें, तो वो वॉयलेशन कभी ना कभी हम ही पर भारी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे गवर्नमेंट के साथ हमारा कभी झगड़ा हो गया तो फिर हम वही तरीके से बिहेव करेंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी को आग लगाएंगे। देखो, आपने सुना ना कि जब आटे के साथ धुन भी पीसा जाता है, तो अगर कभी इस तरह से आग लगा दें, कुछ गलत काम हो जाए, तो धुन भी पिसा जाएगा, गरीब लोग भी मरेंगे। जैसे कि एक बार हुआ भी, एक बार इसी तरह बिहार में लड़ाई हुई, उनका जो एक मूवमेंट था वो काफी बुरी तरह से बदल गया हिंसा में, वॉयलेंट में। तो बहुत गरीब लोगों को मारा गया, बहुत लोगों की दुकानें लूटी गई। तो इससे वॉयलेशन से नुकसान हुआ, ये गांधी जी समझा रहे थे। सबसे पहले बात आई चंपारण की, चंपारण सत्याग्रह। तो जो चंपारण बिहार में जगह थी, वहां पर एक नील नील नाम की एक कल्टीवेशन की जा रही थी, अंग्रेज करवा रहे थे जबरदस्ती, है ना। तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, टैक्स ज्यादा थे, लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो गांधी जी ने साथ दिया। उसके बाद बच्चों अहमदाबाद अहमदाबाद में एक मिल थी, वहां पर लोग अपना जो सैलरी और बढ़ा जा रहे थे, लेकिन सरकार बढ़ा नहीं रही थी, तो वहां पर भी इन्होंने सहयोग किया, खेड़ा में भी किया। और बच्चों जलियांवाला बाग में भी एक दिक्कत आ गई थी। जलियांवाला बाग, उसमें जो दिक्कत आई थी उसके बारे में अपनी बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हरिजन सेवा संघ 1932, हरिजन सेवा संघ 1932 बनाया गया गांधी जी ने। अब आया बच्चों एक रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट बच्चों क्या था? बच्चों जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी तब बहुत सारे नेशनल मूवमेंट शुरू हो गए थे, लोग इंडिया को आजाद करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स इसके लिए तैयार नहीं थे, तो बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। अब इतने बंदों को कैसे उस पर कोर्ट केस चलाया जाए, तो उन्होंने एक एक्ट निकाला, रोलेट एक्ट। वो शुरू हुआ था बच्चों 10th ऑफ सितंबर 1917 को, ठीक है ना। सिडनी रोलेट ने जो निकाला था 10th ऑफ अक्टूबर। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि किसी भी इंडियंस को कभी भी पकड़ लो, चाहे उसके प्रूफ है चाहे नहीं है, शक हुआ तो पकड़ लो और जेल में डाल दो, ये काम था। तो भाई ये बात इंडियंस को लगी गलत कि हमारे देश में हमारे साथ ये सलूक बहुत गलत बात है, इसका अच्छी तरह से विरोध होना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी ये कानून 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हो गया, एक लीगल एक्ट बन गया। तो बच्चों पूरा विरोध हो गया, विरोध हुआ तो इसके बाद हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्रुएल्टी। जलियांवाला बाग है अमृतसर में, 13th ऑफ अप्रैल 1919, ठीक है। बच्चों क्या हुआ कि इस टाइम में अमृतसर में दो लोग थे जो कि इसके खिलाफ थे, जिसमें सबसे खास नाम थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन। इन्होंने अमृतसर में 9th ऑफ अप्रैल इस टाइम में इस रोलेट एक्ट का विरोध किया था। तो उस टाइम में पंजाब में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे लॉर्ड, हाँ बताइए अब, जिसने किसने गोलियां चलाई थी, बहुत ही इनका मशहूर नाम है, उनका नाम था जनरल डायर, ठीक है बच्चों। तो डायर जो था वो इसको पसंद नहीं करता था इंडियंस को बिल्कुल भी। तो जो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे जो कि इस पूरे के पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे, डॉक्टर किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब इसको अरेस्ट किया तो इनका विरोध भी होने लग गया। उस टाइम में श्रद्धानंद और दो सत्यपाल ने इन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि आप पंजाब में आइए। गांधी जी आ रहे थे, लेकिन पलवल हरियाणा के पास इनको वापस भेज दिया ब्रिटिशर्स ने। बच्चों क्या था कि इस टाइम में 13th ऑफ अप्रैल 1918 में सैफुद्दीन और सत्यपाल की जो गिरफ्तारी के विरोध में एक असेंबली बुलाई गई, और इस असेंबली को देखने का, इसको मैनेज करने का
कि आपको कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसको दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल डायर को। 13 अप्रैल वैसाखी का दिन लगभग 20,000 यानी कि 20,000 लोग वहां पर इकट्ठे हुए। बिना किसी पहले चेतावनी दिए हुए जनरल डायर ने वहां पर बिना किसी बात के गोलियां शुरू कर दी चलानी, राइफल से, मशीन गन से। और एक रिकॉर्ड अगर माने गवर्नमेंट रिकॉर्ड तो 379 लोग मर गए उस गोलियों में। इतनी गोलियां चलाई कि उनकी गोलियां खत्म हो गई, कोई एक दूसरे के पैरों के नीचे आकर, कोई कुएं में गिर के, कोई कैसे सब लोग वहां पर मर गए। ये तो एक ऑफिशियल आंकड़ा है जो सरकारों ने अपनी कमियां छुपाने के लिए जारी किया था। असल में तो कुछ लोग कहते हैं 5 से 6,000 लोग वहां पर मर गए। इतनी बड़ी क्रूरटी, पूरी दुनिया में इस बात की निंदा हुई। गांधी जी, जिनको अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम केसरे हिंद का टाइटल दिया था, केसर ए हिंद यानी कि हिंद का केसर, उस टाइटल को गांधी जी ने लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नाइट की एक टाइटल मिला था, ब्रिटिशर्स ने दिया था, वो भी लौटा दिया। हर कोई दुखी इस बात से, सुभाष चंद्र बोस भी। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन जनरल डायर का क्या? जनरल डायर और इस पूरी बात की जांच करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने 1 साल बाद अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें जनरल डायर को बेकसूर माना गया। बेकसूर नहीं, सिर्फ उसको ब्रिटेन में जाकर 20,000 पाउंड का इनाम भी दिया गया उस बात को। बड़े ही मजे से उसने अपनी बाकी जिंदगी गुजारी, इतने बेकसूर लोगों को मार दिया था। लेकिन ये बात आगे जाकर बहुत नुकसान करने वाली थी इन ब्रिटिशर्स का। 1919 का इसके बाद एक्ट आया। 1919 का एक्ट इसलिए आया क्योंकि जो 18 एक्ट था वो लोगों को इतना पसंद नहीं था। ठीक है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनमें 1916 में एक अलायंस हुआ था, समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, और इसमें बाल गंगाधर तिलक का बड़ा रोल था भी। ठीक है, तो इसके बाद जो सॉफ्ट दल थे, गरम दल और नरम दल, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, वो भी एक साथ आ गए। और इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 यानी कि 1919 एक्ट अब आने वाला था और आ भी गया। ये शुरू हुआ था सेक्रेटरी मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को, और इसमें जो कांग्रेस का गरम दल था, एक्सट्रीमिस्ट थी, वो फिर से आगे आने लगा था। इसमें क्या कुछ खास बात थी कि सबसे पहले एक इसमें डायरकी बनेगी, यानी कि डबल शासन, द्वैध शासन, यानी कि स्टेट के पास भी पावर होगी और सेंटर के पास भी पावर होगी। ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट बांट दिए गए, जैसे स्टेट था उसके पास जो पुलिस थी, हेल्थ थी, एजुकेशन था, पीडब्ल्यूडी, एक्साइज, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, जेल, पुलिस, इस तरह की चीजें दी गई। और सेंटर के पास जो सिविल सर्विस है उसके बारे में, पॉपुलेशन, करेंसी, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, आर्मी, फॉरेन पॉलिसी, रेलवे, कम्युनिकेशन, इस तरह की कुछ बातें, इस तरह के कुछ राइट्स दिए गए। इसके बाद हर किसी के लिए एंग्लो इंडियन यूरोपियंस यहाँ की कम्युनिटी के लिए अलग अलग से चुनाव करवाने की व्यवस्था करेगी। इसके बाद एक इंडियन हाई कमीशन भी बनाया गया। अब इंडियंस कुछ इस तरह की सोसाइटी या इस तरह की स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे जो कि इंडियंस के भले के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका, ये लेसन आपका यहीं तक था। इसके बाद हम अगले लेसन में इस चैप्टर के कुछ और बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।